हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर लिया है। नए सिलेबस के हिसाब से रिप्रोडक्शन यूनिट में अब केवल 3 चैप्टर हैं। एक रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नया चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जैसा कि एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें इंट्रोडक्शन दिया रहता है। इस चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या? तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये लिखी है कि जो ह्यूमन है एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विवीपैरस एनिमल है। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और विवीपैरस मतलब अंडे देने वाले की बच्चे देने वाले, तो आंसर देंगे बच्चे देने वाले हैं। दूसरा, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं। अब कौन कौन सी इवेंट्स होंगी? तो कई इवेंट्स हैं। जैसे सबसे पहला जो इवेंट है, सबसे पहला जो इवेंट है वो है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना, गैमिटो का मतलब गैमीट, तो ये गैमीट फॉर्मेशन है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फिर स्पर्म फॉर्मेशन होगा और ओवम फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन किसमें? मेल में। और ओवम फॉर्मेशन किसमें? फीमेल। दूसरी जो इवेंट होगी वो है इनसेमाइनेशन। अब ये क्या है? तो देखिए जरा इधर, ये मान लेते हैं कि यूट्रस है, ये ओवरी है, ये सर्विक्स और वेजाइना है, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो होता क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइनल कैनाल में सीमेन रिलीज हो जाता है और इसी सीमेन में पाए जाते हैं स्पर्म। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी तरीका जिससे सीमेन वेजाइनल कैनाल में रिलीज हो जाए, उसी को कहते क्या है? इनसेमाइनेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिलीज ऑफ सीमेन इन वेजाइना। ठीक है। तीसरा जो इवेंट है इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसमें कोई शक नहीं है, तो पहले से ही पता है कि ये क्या है। ये फ्यूजन है। किसका? स्पर्म का और किसका? ओवम। स्पर्म और ओवम एक दूसरे से फ्यूज हों, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 4 नंबर पर है इम्प्लांटेशन। अब ये कौन सा इवेंट है, जरा देखते हैं।
तो होता ये है कि मान लेते हैं कि ये यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना है, ये मान लेते हैं ओवरी है, ये मान लेते हैं कि फलोपियन ट्यूब है। तो होता यह है कि यहाँ से यहाँ गया ओवम और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? जाइगोट। और जाइगोट यहाँ से फिर यहाँ यूट्रस तक आएगा, ये मान लेते हैं जाइगोट यूट्रस तक आ गया। इस दौरान जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और एक स्टेज बनती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो पहले तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगी और फिर ब्लास्टोसिस्ट जब यहाँ पहुँचेगी तो एंडोमेट्रियम उसको सराउंड कर लेता है और इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में दो घटनाएं होंगी, एक तो जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे और दूसरा ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करेंगे, किससे? यूट्राइन वाल से। तो क्या होगा? तो इसमें होगा डेवलपमेंट किसका? जाइगोट टू ब्लास्टोसिस्ट। और दूसरा क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर जाएगी, किससे? यूट्रस से। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनाओ और ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस से अटैच करो, उसको क्या कहोगे? इम्प्लांटेशन। अगला जो इवेंट है इसे कहते हैं जेस्टेशन। ये क्या है? ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद जितना कुछ चेंजेज आएंगे कि किस मंथ में क्या बनेगा, कब लिम्ब बनेंगे, कब डिजिट बनेंगे, कब एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनेगा, कब हार्ट बनेगा, कब ब्रेन बनेगा, जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो 9 मंथ 7 डेज का पीरियड होता है और उसी पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी इवेंट होगा पार्टूरिशन। और ये क्या है? ये है चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी भी कह सकते हैं। तो चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी का इवेंट कौन सा है? पार्टूरिशन है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आपके दिमाग में बातें बैठे इंट्रोडक्शन में, क्या कि ह्यूमन क्या है, तो कहोगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल है। उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमीट बनाएंगे, जैसे स्पर्म और ओवम बनाएंगे मेल और फीमेल में। दूसरा इवेंट है इंसेमाइनेशन जिसमें सीमेन रिलीज होगा, कहाँ? वेजाइना में। तीसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। चौथा इवेंट क्या है? इम्प्लांटेशन। ये डेवलपमेंट है जाइगोट का, किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगी कहाँ? यूट्रस। पांचवा इवेंट है जेस्टेशन, इसमें एम्ब्रियन डेवलपमेंट होगा। और सबसे लास्ट इवेंट है क्या? पार्टूरिशन, जिसमें चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है वो देख लेते हैं। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, ये कब स्टार्ट होंगे? इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट, तो आंसर देंगे कब स्टार्ट होते हैं? एट प्यूबर्टी। एक क्वेश्चन तो ये है, लेकिन प्यूबर्टी पर क्या स्टार्ट होगा? तो अगर प्यूबर्टी पर हम मेल में जाएंगे तो मेल में स्टार्ट होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन फीमेल में oogenesis नहीं स्टार्ट होगा। क्यों?
फीमेल की oogenesis तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में शुरू हो चुकी है, तो फीमेल में क्या स्टार्ट होगा? तो फीमेल में स्टार्ट होगा ओवुलेशन, और क्या स्टार्ट होगा? मेंस्ट्रुएशन। तो प्यूबर्टी की एज, अब ये प्यूबर्टी की एज क्या होती है? तो ये एज होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी की, और सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज कितनी होती है? तो हम कहेंगे 11 टू 13 ईयर। 11 टू 13 ईयर सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज होती है। उसी एज के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इवेंट स्टार्ट होते हैं। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और फीमेल में ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल की जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मेल का देखें और फीमेल का देखें तो इसमें डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है डिफरेंसेज होते हैं। एक स्पेशल डिफरेंस की यहां डिस्कशन किया गया है। क्या? मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कंटिन्यू होती रहती है। कब? अप टू ओल्ड एज। लेकिन फीमेल में oogenesis स्टॉप हो जाती है एट एज ऑफ 50 ईयर। अराउंड एज ऑफ 50 ईयर क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में अंतर है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहती है, जबकि फीमेल में oogenesis है जो वो लगभग 50 ईयर में क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी क्या है? तो कहोगे ये सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज है। कितनी होती है? लगभग 11 टू 13 ईयर होती है। अब हमको एक एक इवेंट पढ़ने होंगे, लेकिन उससे पहले हमको स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कई चीजें पाई जाएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की खास बात यह है कि यही बनेगा क्या? गैमीट। कौन सा? तो आंसर देंगे इस पर। दूसरी चीज जो पाई जाएगी वो होगी मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट में कई स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे अभी आगे हम लोग मेल एसेसरी डक्ट हेडिंग में पढ़ेंगे। तीसरी चीजें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगी वो होगी मेल एसेसरी ग्लैंड। चौथी चीज जो होंगी वो होगी मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, तो टेस्टिस होगा, मेल एसेसरी डक्ट होगा, मेल एसेसरी ग्लैंड होगा और मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर होंगे। एक स्पेशल चीज और देख लेनी है, मेल में पाए जाएंगे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं ये काम की बात है। वैसे एनसीईआरटी में यहाँ दिया नहीं है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन है। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? तो प्यूबर्टी की एज पर मेल में कुछ मार्फोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं। तो क्या है? तो कहेंगे मार्फोलॉजिकल
लॉजिकल और क्या, फिजियोलॉजिकल चेंज। और इन्हीं मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और इनकी लिस्ट में कई चीजें आती हैं, कौन कौन से चेंज आएंगे, कौन कौन से चेंज आएंगे, तो बहुत सारे चेंज होंगे। जैसे जैसे कि फेशियल हेयर आ जाएंगे, बच्चे में, छोटे बच्चे में दाढ़ी मूछें निकलने लगेंगी 12, 13, 15 साल के आसपास। और इसके बाद प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर अपीयर होंगे। और क्या होगा, दूसरी जो सबसे खास बात होगी कि लो पिच, लो पिच वॉइस, वॉइस लो पिच हो जाएगी और इसको कहेंगे हैवी वॉइस। लड़कों की आवाज थोड़ी भारी होती है, लड़कियों की आवाज उतनी भारी नहीं होती है, तो जो भारी आवाज होती है उसको कहते हैं लो पिच वॉइस। एक ये चेंज आ जाएगा। और देखो, और एडम्स एपिल अपीयर कर जाएगा। एडम्स एपिल क्या है, तो ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये थोड़ा सा इनलार्ज कर जाता है मेल में, और यहाँ पर प्रोट्रूजन दिखाई पड़ता है, इसी को एडम्स एपिल कहते हैं। ये मेल का करेक्टर है। तो फेशियल हेयर आ जाएंगे, प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, लो पिच वॉइस हो जाएगी, एडम्स एपिल अपीयर हो जाएंगे, थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस हो जाएगा। ये सब करेक्टर मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं। तो हमको पढ़ना क्या है, पहले हम टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर मेल एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, फिर मेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे। चलिए, पहली हेडिंग टेस्टिस। देखते हैं क्या है। तो एनसीईआरटी में लिखा है क्या कि वन पेयर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर पाया जाता है। ये मान लेते हैं कि एब्डोमेन है और इस लाइन के ऊपर एब्डोमेन और इसके नीचे बाहर आउटसाइड एब्डोमेन। एब्डोमेन के बाहर एक पाउच होता है और इस पाउच को कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। और इसी पाउच में पाए जाते हैं टेस्टिस। ये क्या है, टेस्टिस कहाँ है, आउटसाइड एब्डोमेन। किसमें है, पाउच में, और उसी पाउच का नाम स्क्रोटम है। तुरंत पूछेगा एग्जामिनर कि आखिर टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर क्यों रखे हैं, तो आंसर देंगे टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लेस देन नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर। सामान्य इंटरनल टेम्परेचर, सामान्य इंटरनल टेम्परेचर से कम रखना है, लेस रखना है। कितना लेस रखना है, तो कहोगे 2 to 2.5 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर कम रखना है, 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्यों रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। तो कम रखने के लिए टेस्टिस को एब्डोमेन के बाहर रख दिए हैं। तो टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमेन इन ए पाउच
नाम क्या है? स्क्रोटम। क्यों? टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लेस देन नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर। कितना लेस देन? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्यों? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, टेस्टिस कैसे होते हैं? तो ओवल इन शेप होते हैं, लगभग लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 to 3 सेंटीमीटर। ये होती है लेंथ और ये होती है विड्थ। ठीक है, अब अंदर से देखते हैं। अगर हम लोग टेस्टिस को अंदर से देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, अगर हम लोग टेस्टिस को इंटरनली देखेंगे तो देखो क्या दिखाई पड़ेगा। पहला सवाल यह है कि टेस्टिस अंदर से कंपार्टमेंट में बटा होता है। अगर टेस्टिस को ध्यान से देखेंगे तो टेस्टिस में पाई जाती है क्या? बाहर बाहर एक डेंस कवरिंग होती है। टेस्टिस में क्या है? तो बाहर बाहर एक डेंस कवरिंग है। तो ये हो गई आउटर डेंस कवरिंग, एक क्वेश्चन। दूसरा, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं कंपार्टमेंट। ये हो गए कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? तो लगभग लगभग 250 कंपार्टमेंट। टेस्टिस के अंदर लगभग लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और किसी एक कंपार्टमेंट को अगर ध्यान से देखा जाए, किसी एक कंपार्टमेंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें पाई जाती हैं क्वाइल्ड टिब्यूल। और इन क्वाइल्ड टिब्यूल को कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। कितनी होती हैं? तो 1 2 3 इन ईच कंपार्टमेंट। तो अगर ईच कंपार्टमेंट में ये 1 2 3 है तो इनकी टोटल संख्या या तो 250 होगी और या तो 750 होगी। तो किसी टेस्टिस में पाए जाते हैं हाईली क्वाइल्ड टिब्यूल, जिनका नाम सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल 1 2 3 होती है ईच कंपार्टमेंट में, टोटल संख्या 250 to 750 हो जाएगी। अगला सवाल, यही सेमिनिफेरस टिब्यूल ही वो जगह है जहां स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और जिससे फाइनली क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। एक और क्वेश्चन, टेस्टिस के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर का जो एरिया है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर
जो स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस में टिश्यू होता है। जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन सा स्पेस है? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो टिश्यू है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इसमें जो सेल पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू की जो सेल होती हैं, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। कौन सी सेल? इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ छोटी छोटी सेल पाई जाएंगी जिनका नाम इंटरस्टिशियल सेल होगा। इन्हीं का दूसरा नाम लीडिंग सेल है। और इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल से जो हार्मोन निकलेगा वो कौन सा होगा? एंड्रोजन, या इसको हम कहेंगे क्या? टेस्टोस्टेरॉन। तो फिर से सुन लेते हैं। किसी पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो जगह खाली होती है, उसी खाली जगह में स्पेस है, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस, टिश्यू है इंटरस्टिशियल टिश्यू, सेल है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। हार्मोन निकलेगा कौन सा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की स्थिति क्या है? तो उसके अंदर की स्थिति देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर की तरफ लाइनिंग होती है, ये उसकी हो गई लाइनिंग। इसके बाहर बाहर जो टिश्यू पाया जाता है, इसका नाम इंटरस्टिशियल टिश्यू है। और इसी में छोटी छोटी सेल पाई जाती हैं जिनका नाम इंटरस्टिशियल सेल है। और यही से हार्मोन निकलता है कौन सा? एंड्रोजन। ठीक है, लेकिन दूसरी खास बात देखो, किसी पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर की तरफ दो प्रकार की सेल पाई जाती है। देखो कौन कौन सी सेल है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन किसके द्वारा करती है? तो आंसर देंगे जर्म सेल, या इन्हीं को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और इन्हीं जर्म सेल से अंततः क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। कैसे? वो बाद में देखेंगे। ये जो सेल है जिसका नाम है सर्टोली सेल। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में कौन कौन सी सेल हैं, तो हम कहेंगे दो सेल हैं। एक कौन सी? क्या हो गया बच्चों?
चलो कोई बात नहीं। फिर से पढ़ लेते हैं। वॉइस बंद हो गई थी बच्चों, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो बाहर बाहर जो अंदर अंदर जो एपिथीलियम पाई जाती है उसमें दो सेल होती हैं। एक का नाम जर्म सेल, एक का नाम सर्टोली सेल। जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ से स्पर्म बनेंगे और सर्टोली सेल की जिम्मेदारी है न्यूट्रिशन देना, किसको? जर्म सेल को या डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बच्चों। बाहर जो टिश्यू पाया जाता है, बाहर जो टिश्यू पाया जाता है इसको इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में दो चीजें पाई जाएंगी। इंटरस्टिशियल टिश्यू में कुछ स्पेशल सेल पाई जाती हैं जिनका नाम आपको पहले से ही पता है। क्या? इंटरस्टिशियल सेल। और यहां से हार्मोन क्या निकलेगा? एंड्रोजन। लेकिन इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में स्मॉल ब्लड वेसल भी पाई जाती हैं। स्मॉल वेसल पाई जाती हैं। और एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है, क्या? इम्यूनोलॉजिकली। इम्यूनोलॉजिकली
कॉम्पिटेंट सेल पाई जाती हैं। ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल कहाँ मिलेंगी? टेस्टिस में, साथ में ब्लड वेसल होंगी और इंटरस्टिशियल सेल होंगी, जिनकी जिम्मेदारी क्या होगी? एंड्रोजन सिक्रीट करना। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में जर्म सेल हैं, स्पर्मेटोगोनिया है। जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएंगे। कैसे? वो मियोसिस के द्वारा बनेंगे, आगे देखेंगे। और सर्टोली सेल की जिम्मेदारी है नरिशमेंट देना जर्म सेल को या डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, लेकिन दो क्वेश्चन अलग से हमको पढ़ने हैं। क्या? पहला सवाल सर्टोली सेल के बारे में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्टोली सेल का फंक्शन किसके कंट्रोल में है, तो कहोगे अंडर कंट्रोल ऑफ FSH। एक क्वेश्चन। दूसरा, सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर निकलते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये अभी हम रटेंगे, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि स्पर्मियोजेनेसिस कौन सी चीज है। तो अभी सिर्फ याद करेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस के फैक्टर कहाँ से निकलते हैं? सर्टोली सेल। तीसरा, ये बनाती है ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये क्वेश्चन आता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है? फिर भी आंसर क्या देंगे? सर्टोली सेल। ये भी रटना है। ये सिक्रीट करती है क्या? इनहिबिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। इनहिबिन हार्मोन कहां से निकलता है? तो आंसर देंगे सर्टोली सेल से। और करता क्या है? ये इनहिबिट करता है किसकी एक्टिविटी को? एक्टिविटी ऑफ FSH। तो FSH की एक्टिविटी को ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और। इनहिबिन हार्मोन इन मेल और इन फीमेल दोनों में निकलता है। मेल में कहां से निकला? तो अभी बता रहे हैं, सर्टोली सेल से। और फीमेल में कहां से निकला? तो फीमेल में आंसर देंगे ग्रेन्युलोसा सेल एंड कार्पस लूटियम, दोनों जगह से निकलता है। तो क्वेश्चन का इनहिबिन हार्मोन मेल निकलता कि फीमेल? तो हम कहेंगे मेल में भी, फीमेल में। मेल में कहां से? सर्टोली सेल। फीमेल में कहां से? ग्रेनुलोसा सेल। और कहां से? कार्पस लूटियम। लेकिन दोनों में काम एक ही करता है, क्या? FSH की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं, लेकिन पूछा गया सवाल है, नीट में आ चुका है। ठीक, चलिए वापस चलते हैं। तो यहां हम लोग पढ़ रहे थे क्या? किसी पर्टिकुलर टेस्टिस के बाहर पाई जाती है डेंस कवरिंग। टेस्टिस के अंदर होते हैं कंपार्टमेंट, जिनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस में पाए जाते हैं ढेर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लगभग 1 to 3 इन ईच कंपार्टमेंट। टोटल 250 to 750 हो जाएगा। यही वो जगह है जहाँ क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, वो अलग बात है कि इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात हम यहाँ देखेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में दो सेल हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल से स्पर्म बनेंगे, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, फिर उसी के अंदर थोड़ा हम और आगे चले गए, स्पेशली सर्टोली सेल के बारे में। ये किसके कंट्रोल में काम करती हैं? ये कहाँ से कौन सा फैक्टर निकालती है? जो स्पर्मियोजेनेसिस में है। ये क्या बनाती हैं? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? इनहिबिन हार्मोन। अब हार्मोन के अंदर भी चले गए, ये किस में निकलता? मेल में भी, फीमेल में भी। मेल में कहाँ से? सर्टोली सेल। फीमेल में कहाँ? ग्रेनुलोसा सेल। और कहाँ से? कार्पस लूटियम। इसकी एक्टिविटी ये करता क्या है? ये एक्टिविटी इनहिबिट करता है किसकी? FSH की। ठीक है, इस तरीके से टेस्टिस से जुड़े हुए स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। अब हमको पढ़ना है मेल एसेसरी डक्ट। तो हम मेल एसेसरी डक्ट के डायग्राम इसी के साथ देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला सवाल, मेल एसेसरी डक्ट में कौन सी डक्ट पहले पाई जाती है? तो मेल एसेसरी डक्ट में जो सबसे पहले डक्ट मिलेंगी, मेल एसेसरी डक्ट में जो सबसे पहले डक्ट मिलेंगे, उनका नाम है
रेटी टेस्टिस। तो पहला सवाल, मेल एसेसरी डक्ट में सबसे पहली डक्ट कौन सी है? आंसर देंगे रेटी टेस्टिस। क्या है? तो कहोगे बहुत फाइन डक्ट्स हैं जिसमें क्या खुलती हैं, तो आंसर देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ खुलती हैं? रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस से निकलता है क्या? तो रेटी टेस्टिस से निकलता है बहुत पतली पतली डक्ट्स, रेटी टेस्टिस से निकलती हैं पतली पतली डक्ट जिनका नाम है वासा इफ्रेंसिया। तो वासा इफ्रेंसिया बच्चों क्या है? तो कहेंगे वासा इफ्रेंसिया आर फाइन डक्ट्यूल दैट एराइज फ्रॉम रेटी टेस्टिस। ऐसे भी तो कह सकते हो क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा इफ्रेंसिया थ्रू क्या? रेटी टेस्टिस। या ऐसे कह सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू रेटी टेस्टिस दैट ओपन इनटू वासा इफ्रेंसिया। अब आगे देखते हैं, वासा इफ्रेंसिया आगे जाकर के, वासा इफ्रेंसिया आगे जाकर के बहुत टेढ़ी मेढ़ी डक्ट में खुलती है। ये इतना जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी डक्ट में जाकर के खुलती है। और इस टेढ़ी मेढ़ी डक्ट का नाम, इस टेढ़ी मेढ़ी डक्ट का नाम एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है? तो कहोगे हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है जो कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पर हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल होती है। इतना जो हिस्सा है ये, इसी को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकलती है, एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकलती है उस डक्ट का नाम, एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकलती है उस डक्ट का नाम वास डिफरेंस होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एक हो गया वास डिफरेंस, एक हो गया रेटी टेस्टिस, एक हो गया एपिडिडाइमिस, और ये हो गया क्या? वासा इफ्रेंसिया। तो अगर हम कहेंगे डक्ट, तो आप बताइए एसएससी डक्ट में कौन कौन सी हैं? तो एसएससी डक्ट में सबसे पहले क्या है? रेटी टेस्टिस, फिर क्या है? वासा इफ्रेंसिया, फिर क्या है? एपिडिडाइमिस, फिर क्या है? वास डिफरेंस। तो चला देखते हैं आगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल एसेसरी डक्ट, तो बताओ मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन से हैं? तो मेल एसेसरी डक्ट में देखिए चेन सिस्टम बना हुआ है। क्या? देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ खुलती हैं? तो आंसर देंगे रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस कहाँ खुलती हैं? तो आंसर देंगे वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया कहाँ खुलती हैं? तो आंसर देंगे एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस कहाँ खुलती हैं? तो आंसर देंगे वास डिफरेंस। अभी आगे पढ़ेंगे, वास डिफरेंस बना लेती है इजाकुलेटरी डक्ट। अभी आगे डायग्राम में आपको दिखाएंगे, ये बना लेती है इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट खुलती है कहाँ? यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा ओपन होता है बाहर यूरिथ्रल मिएटस। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है कि एसेसरी डक्ट में स्पर्म का पाथ क्या होगा? तो स्पर्म पाथवे हमको याद होना चाहिए। क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चलेंगे, कहाँ जाएंगे? रेटी टेस्टिस, फिर कहाँ जाएंगे? वासा इफ्रेंसिया, फिर कहाँ? एपिडिडाइमिस, फिर कहाँ? वास डिफरेंस, फिर कहाँ?
इजाकुलेटरी डक्ट, फिर कहाँ, यूरिथ्रा, उसके बाद यूरिथ्रल मेटस से आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब डायग्राम में जरा इसको देख लेते हैं। डायग्राम को अगर साइड से देखेंगे तो स्थिति ये बनी हुई है। जरा देखिए ध्यान से, स्थिति ये है कि ये है टेस्टिस, और टेस्टिस के सरफेस पर ये है एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से निकलता है वास डिफरेंस। होता क्या है, जो वास डिफरेंस है वो एसेंड अप करता है, ऊपर की तरफ जाता है, और एब्डामेन, मान लेते हैं कि ये लाइन एब्डामेन की है, ठीक है, तो ये एब्डामेन में ऊपर जाएगा, और एब्डामेन में जाएगा तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो पहले यूरिनरी ब्लैडर का चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेमाइनल वेसाइकिल, और सेमाइनल वेसाइकिल की ये क्या है, ये डक्ट, और ये क्या है, वास डिफरेंस। तो होता क्या है कि वास डिफरेंस जब एब्डामेन में जाएगा, ब्लैडर का चक्कर लगाएगा, तो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से यूनाइट कर जाएगा, और उसकी डक्ट से यूनाइट करके जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगी, यूरिथ्रा, क्योंकि ये क्या है, ये है यूरिथ्रा, ठीक है, और ये क्या है, ये है पेनिस, क्योंकि यूरिथ्रा पासेस थ्रू पेनिस, और ये यूरिथ्रा की ओपनिंग जिसे कहेंगे यूरिथ्रल मियाटस। तो देखिए हो क्या रहा है, ये है टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकली रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया कहाँ खुली, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से क्या एराइज हुआ, वास डिफरेंस, एसेंड अप एब्डामेन में गया, किसका लूप बनाया, ब्लैडर का, लूप बनाने के बाद किसकी डक्ट से जुड़ गया, सेमाइनल वेसिकल, क्या बनाया, इजाकुलेटरी डक्ट, कहाँ खुला, यूरिथ्रा, ठीक है। तो एसजीआरटी में ऐसे लिखा है कि वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरिथ्रा एज ए क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। पलट देते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट क्या है, तो कहोगे जब वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से फ्यूज होती है तो जो डक्ट बनती है उसका नाम क्या है, इजाकुलेटरी डक्ट, और वो कहाँ खुलती है, यूरिथ्रा में, ठीक है। तो स्पर्म का पाथवे देखें तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के कहाँ गए, रेटी टेस्टिस, फिर कहाँ गए, वासा इफ्रेंसिया, फिर कहाँ गए, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, फिर कहाँ गए, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस ने आगे क्या बनाया, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुला, यूरिथ्रा, ओपन आउट क्या, यूरिथ्रल मियाटस। बस एक काम की बात यह है कि जो ये यूरिथ्रा है ये बहुत काम की बात है। यूरिथ्रा से दो चीज़ें पास होती हैं, यूरिथ्रा से यूरिन भी पास होता है, स्पर्म भी पास होता है, इसी नाते यूरिथ्रा को कहा जाता है कि ये कॉमन है,
ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, तो कहोगे बोथ यूरिन एंड, आंसर क्या देंगे, स्पर्म। यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए कॉमन पैसेज कौन सा है, आंसर देंगे यूरिथ्रा। स्पर्म का पाथवे नीट में कई बार पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल पाथवे क्लियर रखिएगा कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएंगे रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल के डक्ट से यूनाइट करेगी तो बनेगा क्या, इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगी, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में यूरिन भी पास होती है, स्पर्म भी पास होते हैं, तो ये कॉमन पैसेज है, यूरिथ्रा ओपन आउट थ्रू यूरिथ्रल मीएटस। ठीक है, इस डायग्राम से भी इसको देख लो। अगर डायग्राम से देखें तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर फिर बगल में रेटी टेस्टिस से निकली वासा एफरेंसिया कहाँ खुली, एपिडिडाइमिस कहाँ खुला, वास डिफरेंस कहाँ जाएगा, तो वास डिफरेंस एब्डामेन में जा करके चक्कर लगाएगा किसके, ब्लैडर का, किसकी डक्ट से यूनाइट करेगा, सेमाइनल वेसिकल की, और क्या बनेगा, इजाकुलेटरी डक्ट ओपन कहाँ खुलेगा, यूरिथ्रा में। ठीक है, इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट साफ है। चलिए तो मेल एसेसरी डक्ट के काम क्या है, तो देखिए 3 काम है इसके। सबसे पहला काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। याद रखिए स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्पर्म कंटिन्यू बनते हैं, लेकिन बॉडी से कंटिन्यू पास आउट तो होते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं स्टोर होते होंगे, कहाँ, इसी एसेसरी डक्ट। और डक्ट में है क्या, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वाज, दुनिया भर की चीजें हैं। तो स्पेशली अगर पूछेगा तो स्पेशली बताएंगे कि कहाँ स्टोर होते हैं, तो स्पेशली स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, जब स्टोर करेंगे तो मैच्योरेशन भी करेंगे, और तीसरा इसकी जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट करना, किसकी मदद से, थ्रू यूरिथ्रा। तो मेल एसेसरी डक्ट के हो गए 3 काम, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म थ्रू द यूरिथ्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में इसको देख लेते हैं इतना। चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं। लिखा है ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट में फॉर्मेशन ऑफ गैमीट आएगा जिसे गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। जैसे स्पर्म बनाएंगे मेल में, ओवम बनाएंगे फीमेल में। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको कहेंगे क्या, इंसेमाइनेशन। तीसरा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन।
चौथा है इसका रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। उसके बाद फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का। इसको अटैच करोगे कहाँ, यूट्रस वाल, कहोगे क्या, इम्प्लांटेशन। उसके बाद एम्ब्रियन डेवलपमेंट कहोगे क्या, जेस्टेशन। फिर होगा डिलीवरी ऑफ बेबी, कहोगे क्या, पार्टूरिशन। दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्स कब होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन लिखा एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है किसके बीच, रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। जैसे स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा कहाँ, ओल्ड मैन में, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा कब तक, एज ऑफ लगभग 50 ईयर में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चाहे मेल के हों चाहे फीमेल के हों, वो लोअर एब्डामेन में होते हैं, और लोअर एब्डामेन को कहते हैं पेल्विस रीजन। इसमें टेस्टिस 1 पेयर आएगा, साथ में एसेसरी डक्ट आएंगे, साथ में एसेसरी ग्लैंड आएंगे, साथ में एक्सटर्नल जेनेटिलिया आएंगे। हेडिंग तो नहीं पढ़ी, लेकिन पहले टेस्टिस के बारे में लिखा है, तो पहले टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। लिखा है टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ, पाउच। नाम क्या है, स्क्रोटम। क्यों, हेल्प टू मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लोअर देन नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर। और ये जरूरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन एडल्ट ईच ओवल इन शेप होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर वेथ होता है। टेस्टिस के बाहर क्या है, डेंस कवरिंग है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट है। कहते क्या हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ईच लोब्यूल, जो प्रत्येक लोब्यूल है, इसमें 1 से लेकर के 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जिसमें क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन ऑन इनसाइड बाई 2 टाइप ऑफ सेल। एक का नाम मेल जर्म सेल, जिसको कहते क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। दूसरे का नाम क्या, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन में जाएगी, और फाइनली देखो एनसीईआरटी में लिखा फाइनली, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया सीधे मियोसिस में नहीं जाती है, मियोसिस जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो कैसे, अभी आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे। इससे क्या बनेगा, स्पर्म। जबकि जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन देगी किसको, जर्म सेल को। वो रीजन जो बाहर होगा किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, उसको कहोगे क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें पाई जाएंगी क्या, स्मॉल ब्लड वेसल, और क्या पाई जाएंगी, इंटरस्टिशियल सेल या क्या, लिडिक सेल। और लिडिक सेल सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन। नाम क्या है, एंड्रोजन। लिखा हुआ है इम्यूनोलॉजिकली, लिखा हुआ है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, फिर देखो, फिर आता है मेल एसेसरी डक्ट। तो मेल एसेसरी डक्ट में क्या है, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यही मेन है। देखो जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखा हुआ है। क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस खुलती हैं किसमें, वासा एफरेंसिया। किसके थ्रू, रेटी टेस्टिस। वासा एफरेंसिया क्या है, लीव द टेस्टिस। और कहाँ खुलती हैं, एपिडिडाइमिस। कहाँ लोकेटेड है, पोस्टीरियर सरफेस पर। एपिडिडाइमिस कहाँ खुलती है, वास डिफरेंस। जो एसेंड करते हैं कहाँ, एब्डोमेन में, और लूप बनाते हैं चक्कर किसके, यूरिनरी ब्लैडर। इट का मतलब वास डिफरेंस। ये रिसीव करेगा डक्ट कहाँ से, सेमाइनल वेसिकल से। और कहाँ खुलेगा, यूरिथ्रा में। कैसे, एज ए इजाकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट का मतलब मेल एसेसरी डक्ट। ये स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, स्पर्म को। कहाँ से, टेस्टिस से बाहर की तरफ। किसके थ्रू, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कहाँ से शुरू होगा, ब्लैडर से, और एक्सटेंड करेगा किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। बाहर इसकी ओपनिंग नाम क्या, यूरिथ्रल मिएटस। डायग्राम में देख लेते हैं बेटा। ये डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके बाद रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जा करके इजाकुलेटरी डक्ट बना लेगा। साइड वाले व्यू में देखते हैं,
साइड वाला व्यू देखो। अगर साइड व्यू देखेंगे तो बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। क्या, ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस से के ऊपर एपिडिडाइमिस, वहां से निकली वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस जा रही है। वास डिफरेंस ने किसका चक्कर लगाया? ब्लैडर का। किसकी डक्ट से जुड़ गई? इजाकुलेटरी डक्ट में जाके जुड़ गई। सॉरी, किसकी डक्ट में जुड़ गई? सेमाइनल वेस्किल की। तो सेमाइनल वेस्किल की डक्ट जब वास डिफरेंस से जुड़ेगी तो क्या बनेगी? इजाकुलेटरी डक्ट बनेगी। और इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगी? यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा ओपन आउट किसके द्वारा? यूरिथ्रल मेटस। किससे पास हो जाएगा? पेनिस के थ्रू। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने मेल एसेसरी डक्ट कंप्लीट कर लिया है। मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या है? रेटिटेस्टिस है, वासा एफरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है। उसके बाद वास डिफरेंस जुड़ जाती है सेमिनल वेस्किल के डक्ट से, और सेमिनल वेस्किल की जो डक्ट हैं वो इजाकुलेटरी डक्ट बना लेते हैं। तो स्पर्म का पाथ न भूलिएगा, स्पर्म का पाथ बिल्कुल फाइन होना चाहिए। ठीक है, अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड देखो कौन कौन सी ग्लैंड है। तो अभी साइड व्यू हमने डायग्राम बनाया था। साइड व्यू डायग्राम ये बना था। ऐसे डायग्राम भी हम लोगों ने बनाया था। साइड व्यू डायग्राम जब हम लोगों ने बनाया था तो एक स्ट्रक्चर हमने यहां बनाया था ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोस्टेट है, और एक स्ट्रक्चर यहां बनाया था ऐसे। ये है सेमाइनल वेस्किल। तो देखो होता क्या है, टेस्टिस से निकलती है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जा करके सेमाइनल वेस्किल के डक्ट से जुड़ जाती है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेमाइनल वेसाइकिल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहां मैंने एक डार्ट रखा था इस जगह ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो देखिए ध्यान से, क्योंकि टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, इस नाते टेस्टिस के साथ और जितने स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जहां से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होगा उनका नाम हमको रखना पड़ेगा। क्या? मेल एसेसरी ग्लैंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या है, तो सबसे पहला नाम लोगे प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा नाम लोगे सेमाइनल वेसाइकिल, तीसरा नाम लोगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब इनके नंबर इंपॉर्टेंट है। ये 1 होती है, ये 1 पेयर होती है, और ये भी 1 पेयर होती है। एक क्वेश्चन, तो कौन कितनी होती है? एक होती है, एक पेयर होती है, एक पेयर होती है। दूसरा, इन तीनों का जो सिक्रीशन है, मेल एसेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो इंपॉर्टेंट है। मेल मेल एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड हैं और तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। इनका जो सिक्रीशन होता है इसको कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं। रिच होता है फ्रक्टोज का, इसमें फ्रक्टोज होता है, इसमें कैल्शियम होते हैं, और इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। लेकिन आगे नहीं पूछता है, लेकिन आगे 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। सेमिनल प्लाज्मा का जो फ्रक्टोज है ये कहाँ से आया?
सेमिनल प्लाज्मा में जो फ्रक्टोज है ये कहाँ से आया, और सेमिनल प्लाज्मा में जो कैल्शियम है ये कहाँ से आया। तो इसका जो फ्रक्टोज है वो आता है सेमाइनल वेसाइकिल से, और इसका जो कैल्शियम है वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो मिल्की व्हाइट होता है और ये कैल्शियम कंटेनिंग होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सेमाइनल प्लाज्मा का कैल्शियम कहाँ से आया, तो आंसर क्या देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड से, और फ्रक्टोज कहाँ से आया, सेमाइनल वेसिकल से। ठीक है, एक क्वेश्चन और, इस सेमाइनल प्लाज्मा, इधर देखिए मेल एसेसरी ग्लैंड से क्या आए हैं, तो मेल एसेसरी ग्लैंड से आया है सेमाइनल प्लाज्मा। इसी तरीके से टेस्टिस से क्या आएगा, टेस्टिस से आएंगे स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म ये दोनों मिल जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनेगा या जो चीज बनेगी उसका नाम होगा क्या, सीमेन। तो सीमेन क्या है, तो कहोगे सीमेन इज ए मिक्सचर ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा एंड स्पर्म, क्योंकि टेस्टिस से क्या आएगा, स्पर्म आएंगे, और मेल एसेसरी ग्लैंड से क्या आएंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। तो मेल टेस्टिस से स्पर्म चले, टेस्टिस से चले तो रेटी टेस्टिस में गए, फिर वासा एफरेंसिया में गए, फिर एपिडिडाइमिस में गए, फिर वास डिफरेंस में गए। वहाँ तक तो स्पर्म अलग हैं, लेकिन जैसे ही वास डिफरेंस से आगे इजाकुलेटरी डक्ट में पहुँचे वैसे ही स्पर्म में मिल जाएगा सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रीशन। थोड़ा आगे पहुँचेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन मिल जाएगा, थोड़ा और आगे पहुँचेंगे तो बल्बा यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन मिल जाएगा। तो तीनों सिक्रीशन जब स्पर्म में मिल जाएंगे तो जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, सीमेन होगा। ठीक है, चलिए सीमेन क्या है, तो कहोगे थिक मिल्की व्हाइट फ्लूइड होता है और इसी में पाए जाते हैं कंटेन्स स्पर्म। ये रिलीज होता है, रिलीज बाय मेन, रिलीज बाय मेन ड्यूरिंग क्वाइटस। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के द्वारा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सीमेन रिलीज होता है और इसी में क्या पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे स्पर्म। इसका थिक मिल्की व्हाइट नेचर कहाँ से आया है, तो इसमें मिक्स सिक्रीशन है किसका, सेमाइनल वेसिकल का और किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, क्वेश्चन और बच्चे हैं। जरा देखिए बच्चों, ये मान लेते हैं कि पेनिस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। देखिए एक समस्या आने वाली है, इधर देखिए, और ये मान लेते हैं कि किडनी है। अगर किडनी है तो यहां से क्या आई होगी, यूरिन आई होगी। तो सामान्यतया इस यूरिथ्रा से क्या पास होगी, तो हम कहेंगे यूरिन पास होगी। लेकिन यूरिन का पीएच कितना होता है, तो यूरिन का पीएच होता है 6.0। तो यूरिथ्रा का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और फिर देखो, फिर ये है टेस्टिस, और यहां से स्पर्म चले, इधर से घूम के आए और अंततः यहां रिलीज हो गए। अब अगर यहाँ स्पर्म रिलीज हो जाएंगे तो इधर से तो यूरिन पास होती थी, अब यहाँ का नेचर पहले से ही क्या पड़ा है, एसिडिक पड़ा है। तो अगर इस एसिडिक नेचर में स्पर्म को पास कर दोगे तो स्पर्म किल हो जाएंगे। तो फिर तरीका निकालना चाहिए। तो देखो नेचर ने व्यवस्था की है, स्पर्म इस रास्ते से गुजरे
उससे पहले ही बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन इस यूरिथ्रा से पास हो जाता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका एक और नाम है, इसको काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिक्रीशन वाटरी होता है, वाटरी होता है, विस्कस होता है, एल्कलाइन पीएच 7.4 होता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इस रास्ते से गुजर जाइए। तो जो एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा है इसको क्या करिए, न्यूट्रलाइज करिए। तो सबसे पहला काम है कि न्यूट्रलाइज करो, किसको, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा। एक काम तो ये करेंगे। और देखो दूसरा काम ये है कि जब चूंकि निकलेगा तो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन पेनिस पर स्प्रेड कर जाएगा। तो दूसरा काम ये है कि लुब्रिकेट करो ऑफ पेनिस। तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कौन करेगा, तो भी आंसर हम क्या देंगे, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो भी आंसर हम लोग क्या देंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन और बच्चे हैं। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कहते क्या हैं, तो आंसर देंगे पेनिस, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि ये बना होता है मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, और स्पेशल टिश्यू की जिम्मेदारी है ये हेल्प करेंगे इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। और इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस नेसेसरी है, फैसिलिटेट करेगा किसको, किसको, इन सेमाइनेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इंसेमाइनेशन के लिए इरेक्शन ऑफ पेनिस नेसेसरी है। और इरेक्शन ऑफ पेनिस तभी होगा जब वो स्पेशल टिश्यू काम करेगा। तो पेनिस में स्पेशल टिश्यू पाया जाता है। स्पेशल टिश्यू में दो लेयर होती है, एक का नाम कार्पोरा कैवर्नोसा और एक का नाम है कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जियोसा नाम के दो स्पेशल लेयर पाई जाती हैं और इसी से इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, जो फैसिलिटेट करेगा किसमें, इंसेमाइनेशन में। चलिए तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। देखो लिखा है पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बना किसका है, स्पेशल टिश्यू का, जो काम क्या करेगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस, पर्पज क्या है, फैसिलिटेशन। एक पॉइंट हाँ छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं। किसी पर्टिकुलर पेनिस का इनलार्ज इंड होता है और इस इनलार्ज इंड को कहते हैं ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर स्किन तो होती ही है, तो यहां पाई जाती है लूज फोल्ड ऑफ स्किन। ग्लांस पेनिस
कवर बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और इसको कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो अगर पेनिस के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसमें कार्पो, ये स्पेशल टिश्यू है, ये आगे ग्लांस पेनिस है, और ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन है। इस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को कहते क्या है? फोर स्किन। इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस को कहते हैं ग्लांस पेनिस, कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कहते क्या है? फोर स्किन। मेल एसेसरी ग्लैंड में आती क्या है? एक जोड़ी सेमाइनल वेसाइकिल, सिंगल क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर एक जोड़ी क्या? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड मतलब मेल एसेसरी ग्लैंड, ये बनाती क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा, जिसमें पाया जाता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और क्या? सर्टेन एंजाइम। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन द किसमें? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। कल हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।